अब हम मजीद जानते हैं IAS 16 के बारे में, जो कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में डील करता है। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि IAS 16 का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब IAS 16 को क्यों इस्तेमाल किया जाता है या IAS 16 क्यों बनाया गया। फिर हमने देखा कि IAS 16 का स्कोप क्या है, कहाँ पर ये अप्लाई होता है और कहाँ पर अप्लाई नहीं होता। फिर हमने ये देखा था कि कंपनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस तरह से किस वक्त रिकॉग्नाइज करती है। अब हमने ये देख लिया कि कंपनी के एसेट की रिकॉग्निशन तक हमने देख लिया था। अब हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि कंपनी जब रिकॉग्नाइज करेगी तो वो किस वैल्यू पर अपने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करेगी, मतलब उसकी मेजरमेंट किस तरह से करेगी। अगर कंपनी अपने एसेट को रीवैल्यूएशन करेगी एसेट की, तब कंपनी क्या करेगी, कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाएगा। और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कंपनी क्या एक्शंस परफॉर्म करेगी IAS 16 के मुताबिक। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि IAS 16 के जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह स्टेटमेंट में की जाएगी और कहां पर की जाएगी। तो सबसे पहले मेजरमेंट की बात कर लेते हैं कि कंपनी IAS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की मेजरमेंट किस तरह से करती है। तो IAS 16 के मुताबिक कंपनी अपनी मेजरमेंट एक तो तब करती है जब कंपनी ने अपना प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करना होता है एज एन एसेट। मतलब एक मेजरमेंट एसेट की जाती है, एक दफा एसेट को तब वैल्यू किया जाता है जब कंपनी उसको इनिशियली रिकॉर्ड करती है, मतलब जब उसको परचेज करके कंपनी में लाया जाता है तो तब उसकी इनिशियली मेजरमेंट की जाती है। उसके बाद दूसरे IAS ये कहता है कि दूसरी दफा जब मेजरमेंट की जाती है वो तब की जाती है जब रिकॉग्निशन ऑलरेडी हुई हुई होती है। तो यहाँ पे दो वक्तों में IAS 16 मेजरमेंट बताता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि IAS 16 इनिशियली किस तरह रिकॉग्नाइज करता है अपने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को। तो ये तो हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को एज एन एसेट रिकॉग्नाइज किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगर इनिशियली मेजरमेंट की बात की जाए तो कंपनी अपने एसेट को इनिशियली जो है वो कॉस्ट पे मेजर करती है। और कॉस्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना कि कॉस्ट के 3 हिस्से होते हैं। एक जो पहला हिस्सा होता है वो होता है परचेज प्राइस, उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट और फिर रिमूवल कॉस्ट। इन तीनों कॉस्ट को मिला के कंपनी की कॉस्ट बनती है। कंपनी के एसेट की, मतलब प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट बनती है IAS 16 के मुताबिक। तो अगर अब इनिशियल मेजरमेंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो एज्यूम करते हैं कि कंपनी है अहमद लिमिटेड कंपनी, और अहमद लिमिटेड कंपनी ग्लास मैन्युफैक्चर करती है, शीशे का कारोबार करती है। ग्लास बनाने के लिए कंपनी को एक प्लांट चाहिए। अब यहाँ पर कंपनी ने प्लांट को खरीदना है, परचेज करना है। कंपनी प्लांट को खरीद चुकी है, रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया पे प्लांट पूरा उतर रहा है, लेकिन अब कंपनी ने देखना है कि प्लांट को किस अमाउंट पर वैल्यू किया जाएगा, किस अमाउंट पर उसकी मेजरमेंट की जाएगी। तो कॉस्ट की हमने बात की थी, 3 हिस्से हैं। यहाँ पर प्लांट की 3 कॉस्ट दी हुई है। एक है परचेज कॉस्ट 1 लाख रुपए की, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10,000 रुपए की और ट्रैवलिंग की कॉस्ट 5,000 रुपए की। अब जब इनिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो कॉस्ट पर किया जाएगा और कॉस्ट के तीनों हिस्से अवेलेबल हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है ये दोनों कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं, क्योंकि ये एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए ये खर्चा हुआ है। तो जो भी खर्चा एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पर रिमूवल कॉस्ट नहीं दी गई तो हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई रिमूवल कॉस्ट दी गई होगी तो हम उसको भी यहाँ पर शामिल करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट को 1,15,000 रुपए पे रिकॉर्ड करेगी, जिसमें परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ट्रैवलिंग कॉस्ट शामिल है। तो इनिशियली जब भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा हमेशा कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा अपने एसेट को IAS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंडर। तो यहां तक हमने इनिशियली रिकॉग्निशन उसकी देख ली है।
अब अगर आफ्टर रिकॉग्निशन देखें कि आफ्टर रिकॉग्निशन कंपनी किस तरह से मेजर करेगी अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, तो उसके लिए यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो IAS 16 ये कहता है अगर किसी कंपनी ने आफ्टर रिकॉग्निशन अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मेजर करना है तो उसके लिए दो मॉडल्स हैं। एक है कॉस्ट मॉडल और दूसरा है रीवैल्यूएशन मॉडल। वन बाय वन इन दोनों मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर कॉस्ट मॉडल की बात की जाए तो IAS 16 ये कहता है कि जिस कॉस्ट पर कंपनी ने अपने एसेट को इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था उस कॉस्ट में से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस को लेस करना है और फिर जो फिगर आएगी उसके ऊपर कंपनी अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को वैल्यू करेगी। जैसा यहाँ पर हम देखें तो नॉर्मली ये कब होता है, हम एज्यूम करते हैं कि 2 साल के बाद कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मेजरमेंट करनी है। अब कॉस्ट वही जो इनिशियली हमने की थी मैयर, वो थी 1,15,000 रुपए। तो यहाँ पर प्लांट की जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 1,15,000 रुपए। इसमें से माइनस कर देनी है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हम एज्यूम करते हैं कि इन 2 सालों में जो इकट्ठी डेप्रिसिएशन आई है जिसे हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं वो आई है 15,000 रुपीज की, मतलब 15,000 से एसेट के वैल्यू में कमी आई है। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस, जब भी कंपनी अपने एसेट को रीवैल्यू करती है और कंपनी के जो एसेट की कॉस्ट है, जो कैरिंग वैल्यू है वो ज्यादा आ रही होती है फेयर वैल्यू से, तो उस सूरत में इम्पेयरमेंट लॉस अराइज होता है, जिसको हम मजीद भी इस वीडियो में जानेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब कॉस्ट मॉडल के थ्रू जब 2 साल के बाद मेजरमेंट की जाएगी तो वो किस तरह की जाएगी, 1,15,000 रुपए में से 15,000 की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद 1,10,000 रुपए पे कंपनी अपने एसेट को रिकॉर्ड करेगी। तो ये था कॉस्ट मॉडल जिसमें इनिशियली कॉस्ट की बेसिस पर मेजरमेंट की गई है आफ्टर रिकॉग्निशन। अब नेक्स्ट जो मॉडल हमारे पास आता है वो आता है रीवैल्यूएशन मॉडल। अब अगर रीवैल्यूएशन मॉडल की बात की जाए तो जब भी कंपनी अपने एसेट को रीवैल्यू कराएगी, मतलब जब भी कंपनी ये जानेगी कि बाहर मार्केट में उसी के एसेट की क्या प्राइस है, तब कंपनी रीवैल्यूएशन मॉडल को इस्तेमाल करेगी। रीवैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि IAS 16 के मुताबिक जब रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा तब कंपनी अपने एसेट को फेयर वैल्यू लेस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन पर रिकॉर्ड करेगी। फेयर वैल्यू क्या होती है कि जब भी कंपनी का एसेट देखा जाएगा कि एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को कहा जाएगा कि ये फेयर वैल्यू है। कंपनी के जैसा ही एसेट, कंपनी का जो एसेट है उसी के जैसा सेम एसेट उन्हीं फीचर्स के साथ मार्केट में कितने पैसों का सेल हो रहा है, उन पैसों को, उन अमाउंट को हम फेयर वैल्यू कहते हैं। तो रीवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू की बेसिस पर कंपनी अपने एसेट को रिकॉर्ड करती है आफ्टर रिकॉग्निशन। जिस तरह अगर हम यहाँ पर बात करें तो फेयर वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना सीखते हैं। अगर हम देखें तो प्लांट जो है वो पहले हमने जब रिकॉग्नाइज किया था तब प्लांट की वैल्यू थी 1,15,000 रुपए। 1 साल में कंपनी, या सॉरी हम कहते हैं कि 2 साल के बाद हम ये कर रहे हैं, जिस तरह हमने यहाँ ऊपर भी 2 साल की ही एग्जाम्पल ली थी। हम ये कहते हैं कि 2 साल के बाद जब कंपनी ने अपने एसेट की डेप्रिसिएशन मेजर की तो वो आ गई 10,000 रुपए की। अब यहाँ पे 1,05,000 रुपए बुक वैल्यू आ रही है, मतलब कंपनी के स्टेटमेंट्स में जो प्लांट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,05,000 रुपए। लेकिन अब जब कंपनी ने मार्केट को देखा कि मार्केट में सेम यही प्लांट इतनी ही डेप्रिसिएशन के साथ इतना ही अरसा इस्तेमाल हुआ जो प्लांट है उसकी फेयर वैल्यू 1,05,000 नहीं है बल्कि 1,10,000 रुपए की आ रही है। मतलब कंपनी ने रिकॉर्ड कम किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो कंपनी के एसेट की वैल्यू है वो मार्केट में ज्यादा है। कंपनी ने जितने पैसों कम से रिकॉर्ड किया होगा उन्हें हम कहेंगे कि ये कंपनी का सरप्लस है। अब कंपनी देखे तो 1,05,000 रुपए से खुद रिकॉर्ड किया है, जबकि वही एसेट कंपनी को
1,10,000 रुपए देगा। तो मतलब कि 1,10,000 रुपए में से जब हम 1,05,000 रुपए को माइनस करेंगे तो 5,000 का डिफरेंस आएगा, जिसे हम कहेंगे कि ये सरप्लस है। इस सरप्लस को कंपनी अपने रिजर्व्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऐड कर देगी और इस रिजर्व को स्पेसिफिकली लिखेगी कि ये रिजर्व जो है वो रीवैल्यूएशन की वजह से आया है, इसलिए इस रिजर्व का नाम होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, सॉरी रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब इसी तरह से एक और भी सिनेरियो हो सकता है कि अगर कंपनी की बुक वैल्यू 1,05,000 की हो लेकिन एसेट जो है वो 90,000 रुपए का मार्केट में मिल रहा हो, मतलब एसेट की एक्चुअली वैल्यू कम है जबकि कंपनी ने ज्यादा रिकॉर्ड की है। तो अब यहाँ पर जो 15,000 रुपए का डिफरेंस आएगा इसे कहा जाएगा कि ये इंपेयरमेंट लॉस है। रीवैल्यूएशन करवाते वक्त कंपनी के एसेट की वैल्यू जो है वो इतनी ज्यादा रिकॉर्डेड है जिसे हम कहेंगे कि ये इंपेयरमेंट लॉस है और इसको कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेगी। तो अब यहां पर क्या होगा कि जब रीवैल्यूएशन मॉडल को यूज किया जाएगा तब कंपनी फेयर वैल्यू पर चलेगी, मतलब कंपनी 1,10,000 रुपए पे अपने एसेट को रिकॉर्ड करेगी और अगर इसके बाद कोई डेप्रिसिएशन आएगी तो उस डेप्रिसिएशन को इसी फेयर वैल्यू में से लेस कर दिया जाएगा। तो रीवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक फेयर वैल्यू को इस्तेमाल किया जाएगा और कॉस्ट मॉडल के मुताबिक कॉस्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन जो है वो दोनों की देख ली है, मेजरमेंट जो है वो हमने दोनों मॉडल्स में देख ली है। अब बारी आती है IAS 16 के मुताबिक डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की। तो अगर डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो IAS 16 ये कहता है कि एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। दूसरे अल्फाज में बात की जाए तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट की वैल्यू में जो कमी आई है ड्यू टू यूज उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर अब IAS 16 के मुताबिक हम देखेंगे कि कंपनी किस तरह से अपने एसेट की डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकती है। तो IAS 16 डेप्रिसिएशन के लिए एक रूल देता है, वो ये है कि फुल डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ परचेज चार्ज की जाएगी और नो डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ सेल को चार्ज किया जाएगा। मतलब जब परचेज होगी तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन को एसेट की कॉस्ट में से लेस किया जाएगा, जबकि जिस टाइम पीरियड में सेल होगी उस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर इसको हम डेप्रिसिएशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो हमारे पास कंपनी थी अहमद लिमिटेड कंपनी। हम एज्यूम करते हैं कि अहमद लिमिटेड कंपनी ने 30 मार्च 2016 को एक एसेट परचेज किया है, एक प्लांट परचेज किया है जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपए। इसी को हम कंसीडर करते हैं कि ये कंपनी के एसेट की कॉस्ट है। अब अगर कॉस्ट ये है तो कंपनी ने क्या करना है, 30 मार्च 2016 वाले साल में, लेट्स सपोज कि जो ईयर एंड होता है वो होता है 30 दिसंबर 2016, तो कंपनी ने इसी साल में फुल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेनी है। हम एज्यूम करते हैं कि 10% जो है वो डेप्रिसिएशन का रेट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन फुल चार्ज कर ली जाएगी, मतलब 1 लाख रुपए में से 10% जो कि 10,000 रुपए बनते हैं उसको लेस करके एसेट को पहले साल में ही 90,000 पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और साथ ही हम एज्यूम करते हैं कि अब 31 जुलाई 2020 की तारीख आ गई है, कंपनी चाहती है कि इस तारीख पर अपने एसेट को सेल कर दे। तो बेसिकली एसेट की इस वक्त जो वैल्यू बुक वैल्यू बन रही होगी वो हम एज्यूम करते हैं कि वो बन रही होगी कुछ 70,000 रुपीज की। अब अगर 70,000 रुपीज एसेट की बुक वैल्यू है तो कंपनी इस डेट पर कोई भी मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगी। मतलब अगर डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए की है तो वो इस डेट पर चार्ज नहीं की जाएगी। सेल के टाइम पे एसेट की वैल्यू 70 की 70,000 रुपए ही रहेगी। रूल के मुताबिक एट द ईयर ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि इसको ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ परचेज फुल डेप्रिसिएशन लेकर एडजस्ट कर दिया गया होता है। तो यहां तक हम डेप्रिसिएशन को देख चुके हैं। अब अगर लास्ट हम बात करें प्रेजेंटेशन की कि कंपनी कहां पर अपने एसेट को प्रेजेंट करती है, तो कंपनी जो है वो फिक्स एसेट के नीचे अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को शो करती है, और अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो कॉस्ट पर शो करेगी, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो फेयर वैल्यू पर अपने एसेट को शो करेगी। और उससे रिगार्डिंग अगर कोई परचेज की गई है तो डिस्क्लोजर्स और नोट्स में मेंशन कर देगी कि परचेज
परचेज फलां डेट को हुई है और साथ ही साथ ये भी मेंशन करेगी कि अगर परचेज हुई है तो फुल डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ परचेज जो है वो चार्ज हुई है, और अगर कोई एसेट सेल हो रहा है तो उसके लिए भी कहा जाएगा कि यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगी, क्योंकि IAS 16 अलाउ ही नहीं करता कि एट द टाइम ऑफ सेल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज की जाए। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि IAS 16 के मुताबिक कंपनी किस तरह से अपने एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकती है, अपने एसेट को रिवैल्यू कर सकती है, एसेट की डेप्रिसिएशन और प्रेजेंटेशन को किस तरह से शो किया जाता है, वो सारा हम सीख चुके हैं।